लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय दुनिया उइगरी को बचाने में नाकाम रही है। इसमें एक उइगर लेखक और कार्यकर्ता अपनी निजी पीड़ा के जरिए पूरी उइगर समुदाय की त्रासदी को सामने लाते हैं। लेख की शुरुआत ही इस दर्दनाक तथ्य से होती है कि लेखक पिछले 9 वर्षों से अपनी बेटी से नहीं मिल पाए हैं। उनकी बेटी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में है, जबकि वो निर्वासन में रह रहे हैं। लेखक के अनुसार ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हजारों उइगर परिवारों की हकीकत है, जिन्हें चीन की नीतियों ने एक दूसरे से अलग कर दिया है। लेख में कहा गया है कि पिछले एक दशक में चीन ने उइगर समुदाय को मुख्यधारा चीनी पहचान में समाहित करने के नाम पर ऐसी नीतियां लागू की हैं जिनका असर केवल लोगों की आजादी पर नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्म और सामुदायिक पहचान पर भी पड़ा है। लेखक याद दिलाते हैं कि दुनिया को जब इन घटनाओं की जानकारी मिली थी, तब उम्मीद थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव बनाकर इस स्थिति को बदलेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें आईं, कुछ देशों ने प्रतिबंध लगाए, कई सरकारों ने इसे नरसंहार तक कहा। लेकिन लेखक का निष्कर्ष है कि इन सब के बावजूद जमीन पर बहुत कम बदलाव आया और चीन ने अपनी नीतियां जारी रखी। लेख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उइगर संस्कृति के संरक्षण की चिंता है। लेखक बताते हैं कि उइगरों की अपनी भाषा, साहित्य, संगीत, खान-पान और जीवन शैली है, जो सदियों में विकसित हुई है। लेकिन अब बच्चों को परिवारों से अलग कर बोर्डिंग स्कूलों में भेजा जा रहा है, जहां उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने तक की अनुमति नहीं होगी। उइगर भाषा की किताबें, साहित्य और सांस्कृतिक संस्थान धीरे-धीरे गायब किए जा रहे हैं। लेखक का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक दमन नहीं, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की प्रक्रिया है। इसी वजह से दुनिया भर में बसे उइगर प्रवासी समुदाय अब अपनी संस्कृति बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो छोटे छोटे स्कूल चला रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, साहित्य और इतिहास को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन संसाधनों की कमी, सीमित सहयोग और चीन की ओर से कथित दबाव व साइबर हमलों के कारण ये काम बेहद कठिन होता जा रहा है। लेखक खुद बताते हैं कि उन्होंने उइगर भाषा और विचारों को जीवित रखने के लिए ऑनलाइन मंच शुरू किए हैं, लेकिन उन्हें चलाए रखना भी संघर्ष बन गया है। लेख का मूल संदेश ये है कि अब सवाल सिर्फ मानवाधिकारों का नहीं रह गया है, बल्कि एक पूरी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत के अस्तित्व का है। लेखक मानते हैं कि दुनिया चीन की नीतियों को रोक पाने में सफल नहीं रही, लेकिन कम से कम वो उइगर संस्कृति को बचाने के प्रयासों का समर्थन कर सकती है। सरकारों, संस्थाओं और समाज को उन प्रवासी उइगर समुदायों की मदद करनी चाहिए जो अपनी भाषा, इतिहास और पहचान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय दक्षिण अफ्रीका में विदेशी विरोधी हिंसा, प्रवासी विरोधी राजनीति घरेलू समस्याओं का समाधान नहीं है। इस लेख में दक्षिण अफ्रीका में बढ़ रही विदेशी विरोधी भावना और हिंसा पर गहरी चिंता जताई गई है। लेख याद दिलाता है कि 3 दशक पहले नेल्सन मंडेला ने चेतावनी दी थी कि विदेशियों के प्रति नफरत दक्षिण अफ्रीका की उस एकजुटता और भाईचारे की भावना के खिलाफ है जिसने रंगभेद के दौर में पूरे अफ्रीका को एक साथ खड़ा किया था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि एक बार फिर प्रवासियों और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। लोग डर के कारण देश छोड़ रहे हैं और कई हिंसक घटनाओं में जानें भी गई हैं। संपादकीय का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका इस समय बेरोजगारी, अपराध, असमानता और कमजोर सार्वजनिक सेवाओं जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे माहौल में कुछ संगठन और राजनीतिक समूह लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन समस्याओं की जड़ प्रवासी हैं। लेकिन लेख साफ तौर पर कहता है कि ये धारणा गलत है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक प्रवासी आबादी कुल जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा है, जबकि देश की अधिकांश समस्याएं रंग भेद की विरासत, सरकारी भ्रष्टाचार, खराब प्रशासन और आर्थिक नीतियों की विफलताओं से पैदा हुई हैं। लेख ये भी तर्क देता है कि प्रवासियों के खिलाफ ये माहौल केवल आम लोगों के गुस्से का नतीजा नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक स्वार्थ भी शामिल है। स्थानीय चुनावों से पहले कुछ राजनीतिक दल और समूह इस मुद्दे को हवा देकर जनसमर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेखक के अनुसार जब नेता लोगों की असली समस्याओं का समाधान नहीं दे पाते तो अक्सर वो किसी कमजोर समूह को दोषी ठहराने लगते हैं और प्रवासी सबसे आसान निशाना बन जाते हैं। संपादकीय राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की भी आलोचना करता है। लेख के अनुसार उन्होंने एक तरफ अवैध प्रवास के खिलाफ कार्रवाई की बात की है, लेकिन दूसरी तरफ विदेशियों के खिलाफ फैल रही नफरत और हिंसा के खिलाफ उतनी स्पष्ट और मजबूत आवाज नहीं उठाई है जितनी जरूरत थी। लेखक का मानना है कि देश के शीर्ष नेतृत्व को साफ शब्दों में कहना चाहिए कि प्रवासी दक्षिण अफ्रीका की समस्याओं के जिम्मेदार नहीं हैं। लेख एक ऐतिहासिक और नैतिक सवाल भी उठाता है। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के दौरान अफ्रीका के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को शरण और समर्थन दिया था। ऐसे में आज अगर वही दक्षिण अफ्रीका विदेशियों के प्रति शत्रुता दिखाता है तो ये उसके अपने इतिहास और मूल्यों के विपरीत है। इसके साथ ही ये रवैया देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि, पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा, 7 दिनों तक कहां-कहां जुटेंगे श्रद्धांजलि देने वाले लोग। इसमें अली खामनेई के अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी धार्मिक और राजकीय रस्मों का पूरा विवरण दिया गया है। लेख बताता है कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा केवल एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि ईरान और शिया दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक घटना बनने जा रही है। 7 दिनों तक ईरान और इराक के कई महत्वपूर्ण धार्मिक शहरों में श्रद्धांजलि सभाएं, जुलूस और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। लेख के अनुसार अली खामनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता रहे और उन्होंने लगभग 4 दशकों तक देश की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्रीय रणनीति की दिशा दी। इससे पहले आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमैनी ने 1979 की इस्लामी क्रांति का नेतृत्व किया था, जबकि खामनेई ने उस व्यवस्था को मजबूत और संस्थागत रूप दिया। इसलिए उनका निधन केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि ईरान के एक पूरे राजनीतिक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। अल जजीरा बताता है कि अंतिम संस्कार की शुरुआत 3 जुलाई को तेहरान से होगी, जहां दुनिया भर से आए नेता, धार्मिक विद्वान और सरकारी प्रतिनिधि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद 4 और 5 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला परिसर में आम जनता को अंतिम दर्शन का अवसर दिया जाएगा। ये वही विशाल धार्मिक परिसर है जहां ईरान के कई बड़े राष्ट्रीय और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को अंतिम यात्रा तेहरान से कौम पहुंचेगी। कौम शिया इस्लाम की शिक्षा और धार्मिक अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। खामेनेई ने भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष यहीं धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हुए बिताए थे। इसलिए कौम की यात्रा उनके धार्मिक जीवन और वैचारिक विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। लेख आगे बताता है कि 8 जुलाई को शव इराक ले जाया जाएगा, जहां नजफ और करबला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे। नजफ में इमाम अली का मजार और करबला में इमाम हुसैन तथा हजरत अब्बास के मजार शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थलों में गिने जाते हैं। इन शहरों को शामिल करने का उद्देश्य खामनेई की विरासत को व्यापक शिया धार्मिक परंपरा से जोड़कर दिखाना है। अंततः 9 जुलाई को शव को वापस ईरान लाकर मशहद में इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर में दफनाया जाएगा। मशहद न केवल ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है, बल्कि ये खामनेई का जन्म स्थान भी है। उन्होंने अपना बचपन और शुरुआती धार्मिक शिक्षा यहीं प्राप्त की थी। इसलिए लेख के अनुसार मशहद में दफनाया जाना उनके जीवन के व्यक्तिगत, धार्मिक और राजनीतिक तीनों आयामों का प्रतीक है। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख ये समझाने की कोशिश करता है कि अली खामनेई की अंतिम यात्रा केवल शोक का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था, शिया धार्मिक पहचान और सत्ता के उत्तराधिकार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाला एक बड़ा राष्ट्रीय आयोजन है। ये 7 दिन का कार्यक्रम दुनिया को ये संदेश भी देगा कि ईरान अपने सबसे प्रभावशाली नेता की विरासत को किस तरह याद करना और आगे बढ़ाना चाहता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।